हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी कला। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदर मैप्स। ठीक है, इसमें हम लोग मैप्स का डिस्कशन बेसिकली नहीं करेंगे, हम लोग जनरल अकाउंट देखेंगे कि कैसे क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वेदर मैप के, कैसे हम लोग उनको इंटरप्रेट करते हैं, डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर इन सब चीज़ों को हम लोग यूज़ करके नेक्स्ट फिर जो बाद में वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग एक दो एग्जाम्पल्स लेंगे वेदर मैप के और फिर उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। बट ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सारा बेसिक्स वेदर मैप का कि कैसे क्या क्या पॉइंट्स होते हैं वेदर मैप्स को इंटरप्रेट करने के टाइम, क्या क्या चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, वो सब कुछ इसी में डिस्कस होगा। ठीक है, सो अगर आपको इस पूरे लेक्चर का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन कंटेंट। अब पहली बात तो वेदर मैप्स होते क्या हैं। वेदर मैप्स एक ऐसा मैप है, ठीक है, एक ऐसा मैप है जो कि किसी पूरे अर्थ का या अर्थ के एक थोड़े से मतलब पार्ट ऑफ द अर्थ और होल अर्थ, ठीक, उसके वेदर कंडीशंस को दिखाता है। ठीक है, जैसे वेदर कंडीशंस में क्या आते हैं, वेदर कंडीशंस में क्या आते हैं, टेम्परेचर, रेनफॉल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड डायरेक्शन, विंड वेलोसिटी, क्लाउड कवर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे आते हैं किसमें, वेदर कंडीशंस में। ठीक, अब इन वेदर कंडीशंस को या तो हम लोग पूरे अर्थ का वेदर कंडीशन देखें या एक पर्टिकुलर एरिया जैसे कि यूपी का देख लिया, इंडिया का देख लिया, लखनऊ का देख लिया या जम्मू कश्मीर का देख लिया, सो एक पर्टिकुलर एरिया का देखें तो वो हमारा वेदर मैप हो जाता है। ठीक, सर फ्रांसिस गैल्टन ने पहली बार वेदर मैप बनाया था। ठीक, और जो वेदर मैप में जो डेटा होता है, ठीक है, जो वेदर कंडीशंस का डेटा होता है वो किसी भी कंट्री का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है वो बताता है। ठीक, अब तो काफ़ी सारे प्राइवेट फर्म्स भी आ गए हैं जो कि वेदर का डेटा देते हैं, वेदर मैप्स देते हैं और वेदर प्रोडिक्शन करते हैं। जैसे स्काईमेट है एक, ठीक, जो कि प्राइवेट सेक्टर है, जो कि प्राइवेट है, एक प्राइवेट प्लेयर है जो कि वेदर प्रोडिक्शंस करता है। ठीक, बट इंडिया का अगर जो क्लाइमेटिक एजेंसी है इंडिया की जो सरकारी है वो है IMD। ठीक है, IMD बोले तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, जो कि डे टू डे इंडिया का जो वेदर कंडीशंस है उसको एनालाइज करता है, उसको मॉनिटर करता है और वेदर मैप्स बनाता है। ठीक है, सो अब क्या होता है, इंडियन वेदर मैप जो है, ठीक, इंडिया की जो वेदर रिपोर्ट है वो दिन में 2 बार पब्लिश होती है। ठीक है, एक सुबह 8:30 बजे और फिर शाम को 5:30 बजे, 8:30 एंड 5:30 आवर्स। ठीक, किसके द्वारा, बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। ठीक, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पूरे इंडिया को 6 जोन्स में डिवाइड कर रखा है। 6 जोन्स बोले तो न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, नागपुर एंड गुवाहाटी। ठीक, इन 6 जोन्स में डिवाइड कर रखा है और बाकी इन जोन्स में लगभग 350 ऑब्जर्वेटरीज हैं, वेदर ऑब्जर्वेटरीज, जो ऑल ओवर इंडिया का वेदर डेटा कलेक्ट करती हैं, ऑब्जर्व करती हैं। फिर ये पर्टिकुलर जिस एरिया में वेदर ऑब्जर्वेटरी है फिर वो डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है और फिर एक कंबाइंड मैप बनाया जाता है इंडिया लेवल पे या स्टेट लेवल पे या सिटी लेवल पे, वो डिसाइड होता है क्या उसकी नीड है। ठीक है, सो कुल मिलाकर के जो ये 6 जोन्स हैं, इन 6 जोन्स में पूरे इंडिया में 350 वेदर ऑब्जर्वेटरीज हैं जो कि वेदर डेटा कलेक्ट करती हैं, मेट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं, वेदर मैप बनाती हैं। अब वेदर मैप में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं उन्होंने डिस्कस किया। प्रेशर कैसा है, हाई प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया, विंड सिस्टम कैसा है, विंड की डायरेक्शन का है, किस डायरेक्शन से विंड ब्लो कर रही है, क्या वेलोसिटी है विंड की, स्काई कंडीशंस कैसी हैं, क्लाउड कवर, क्लाउड नेचर, प्रेसिपिटेशन कैसा है, ठीक है, फॉर्म प्रेसिपिटेशन कैसा है, ठीक है, कि हैवी प्रेसिपिटेशन है या लो प्रेसिपिटेशन है या रेनफॉल है या स्लीट है या स्नोफॉल है। ठीक, सी कंडीशंस, ये तो कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे वेदर मैप्स में दिखाए जाते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग देखते हैं कि क्या रिप्रेजेंटेशन होता है वेदर मैप्स पे। ठीक है, क्या क्या कैसे हम लोग वेदर एलिमेंट्स को मैप पे दिखाते हैं। ठीक, तो पहला है हमारा आइसोलाइंस। ठीक, आइसोलाइंस जो होती हैं, आइसोलाइंस आर दोज लाइंस दैट, या आइसोप्लेथ लाइंस उनको बोलते हैं, जो कि सेम इक्वल अमाउंट की जो मैग्नीट्यूड होते हैं उनको ज्वाइन करते हैं। ऐसे मान लीजिए एक डॉट यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है, तीनों जगह 1000 MB एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, यहाँ पर ही 1000 है, यहाँ पर ही 1000 है। ठीक, तब क्या किया हमने, एक लाइन से इस पूरे तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ये हो गई 1000 MB की आइसोबार। ठीक, तो कुल मिलाकर
आइसो लाइन से आइसोप्लेन लाइंस वो होती हैं जो इक्वल मैग्नीट्यूड या इक्वल अमाउंट की सर्टेन क्वांटिटी के एरियाज को ज्वाइन करते हैं। आइसोबार्स इक्वल अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ज्वाइन करते हैं, आइसोथर्म्स इक्वल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर को, और आइसोहाइड्स इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल को। ठीक, अब आइसो लाइन्स के अलावा हम लोग वेदर मैप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यूज़ करते हैं वो है एब्रीवेशंस एंड सिंबल्स। एब्रीवेशन मतलब शॉर्ट फॉर्म्स, एंड सिंबल्स जो कि एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सेट ऑफ सिंबल्स हैं जिनको हम लोग वेदर मैप में यूज़ करते हैं। तो कुल मिला के अगर कोई वेदर मैप इंडिया का है, या कोई वेदर मैप अफगानिस्तान का है, कोई वेदर मैप हमारा ऑस्ट्रेलिया का है, तो वहाँ पर जो सिंबल्स होंगे वो एक सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्ट किए गए हैं कि ये सिंबल्स हमें यूज़ करने, और उन्हीं सिंबल्स को यूज़ करके सारे वेदर मैप्स बनाए जाते हैं। ठीक, सो जो हमारा एब्रीवेशन जो सिंबल का कॉन्सेप्ट है, ये एडमायरल बियोफोर्ट इन्होंने स्टार्ट किया था इनिशियली इन 1806 में। उसके बाद 1830 में फर्दर मॉडिफाई किया गया। ठीक, और उसके बाद फिर 1935 में, ठीक है, पोलैंड की राजधानी वर्सा में जो इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, IMO जिसे बोलते हैं, उसने इस पूरे प्लान ऑफ जो सिंबल्स हैं उनको एक्सेप्ट किया, उनको अप्रूव किया कि वर्ल्ड वाइड कन्वेंशन हमने बना लिया। जैसे कि हम लोग टोपो शीट में देखते हैं कि वहाँ पर एक सेट ऑफ सिंबल्स है, ठीक है, कि वहाँ पर एक सिंबल है जो वेल रिप्रेजेंट करता है, एक सिंबल है जो टेम्पल रिप्रेजेंट करता है, एक सिंबल है जो इंटरनेशनल बाउंड्री रिप्रेजेंट करता है। ये सब एक इंटरनेशनली कन्वेंशनाइज्ड सिंबल्स है। ठीक है, वैसे ही वेदर मैप में भी ये सारे सिंबल्स इंटरनेशनल कन्वेंशन के द्वारा अप्रूव किए गए थे बाय IMO। ठीक, अब जो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, ये सी कंडीशंस को निकालने के लिए सिंबल्स यूज़ होते हैं। जैसे अगर किसी भी सी में, किसी भी ओशनिक एरिया में CM लिखा हुआ है तो इसका मतलब काम सी कंडीशंस है। SM लिखा हुआ है तो इसका मतलब स्मूथ सी कंडीशंस है। मॉड लिखा हुआ है तो इसका मतलब मॉडरेट सी कंडीशंस है। HI लिखा हुआ है तो मतलब हाई सी कंडीशंस है। PH है मतलब फिनोमिनल सी कंडीशंस है। तो कुल मिलाकर के इतने बड़े बड़े वर्ड लिखने की बजाय हम लोग छोटे छोटे लेटर सिंबल्स यूज़ कर लेते हैं टू रिप्रेजेंट द सी कंडीशंस। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारा ये एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये हमारे सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे बी है वो ब्लू स्काई रिप्रेजेंट करता है। ठीक, जैसे ये बी है, इट रिप्रेजेंट्स ब्लू स्काई। BC मतलब पार्टली ओवरकास्ट स्काई विद हाफ कवरेज। ठीक, Q मतलब स्क्वाल्स, R मतलब रेन, S मतलब स्नो, RS मतलब स्लीट। तो ये कुछ इंटरनेशनली कन्वेंशनलाइज सिंबल्स हैं, ये एब्रीवेशंस हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर इन अवर वेदर मैप्स। ठीक, अब जैसे हम लोग को लाइटनिंग लिखना है तो हम लोगों ने ये L लिख दिया। अगर हम लोगों को ओवरकास्ट स्काई लिखनी है तो मतलब ओवरकास्ट मतलब क्या होता है कि पूरी स्काई सॉलिड क्लाउड से कवर्ड है, मतलब बारिश होने वाली है, तो हम लोग ने O लिख दिया। अगर हेल स्टॉर्म आने वाला है तो H लिख दिया। अगर ड्यू है तो W लिख दिया। तो कुल मिलाकर के ये वो सिंबल्स हैं जो कि हम लोग अपने मैप्स में यूज़ करते हैं फॉर डिपिक्टिंग वेरियस जो हमारे वेदर एलिमेंट्स होते हैं, वेरियस मेट्रोलॉजिकल डेटा होता है, मेट्रोलॉजिकल वो एलिमेंट्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इनमें ही हम लोग कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे जो कैपिटल लेटर्स हैं। ठीक, जो लेटर्स का साइज़ होता है वो इंटेंसिटी बताता है। ठीक, अब जैसे हैवी रेन है, ठीक, तो हम लोगों ने कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया है। अब अगर उसी को हम लोगों ने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया तो इसका मतलब वो मॉडरेट रेन है। ठीक, और स्लाइट रेन है। और अगर हम लोगों ने कैपिटल R डबल R लिख दिया है तो इसका मतलब वहाँ पर बहुत तेज़ी से कंटिन्यूसली हैवी रेन हो रही है। ठीक, और अगर स्मॉल r लिख दिया है तो मतलब कॉन्टीन्यूस तो है बट मॉडरेट कॉन्टीन्यूस रेन है। ठीक, और इंटरमिटेंस का मतलब क्या होता है, जो रुक रुक के रेनफॉल होती है। इसका मतलब IRO मतलब आई मतलब इंटरमिटेंट, स्मॉल r मतलब स्लाइट रेन। ठीक है, सो कुल मिलाकर के, और O मतलब होता है लेसर इंटेंसिटी। ठीक, तो कैपिटल R मतलब हैवी इंटेंसिटी, स्मॉल r मतलब स्लाइट इंटेंसिटी, और O मतलब लो इंटेंसिटी। ठीक, और I का मतलब होता है इंटरमिटेंट रेन। तो कुल मिला के कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर दिस पर्पस। उसके बाद जो रियल प्रेजेंट वेदर कंडीशंस हैं और जो फॉर्मर वेदर कंडीशंस हैं, ठीक, उसको हम लोग लेटर सॉलिडस से बनाते हैं। ठीक, अब जैसे हम लोग ने ये लिख दिया है B/R, इसका मतलब B का मतलब होता है ओपन स्काई और R का मतलब होता है रेन। तो इसका मतलब क्या है कि ओपन स्काई आफ्टर रेन। अब जैसे हम लोग और एग्जाम्पल जैसे लेते हैं यहाँ पर। ठीक, अब हमने लिख दिया है S/R, तो मतलब S मतलब स्नो, R मतलब रेन, इसका मतलब स्नो आफ्टर रेन। ठीक, अब जैसे हम लोगों ने लिख दिया है TR, इसका मतलब
टी मतलब थंडर, आर मतलब रेन, इसका मतलब थंडर आफ्टर रेन। तो कुल मिलाकर के हम लोग ऐसे ये इस रिप्रेजेंटेशन से लिखते हैं। ठीक, अब अगर नेगेटिव साइन है तो उसका मतलब है इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, और अगर पॉजिटिव साइन है तो मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। जैसे ठीक है, सो ब्रैकेट में अगर नंबर लिखा है, ठीक, तो उसका मतलब ये होता है कि इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी बता रहा है। ठीक है, डिफरेंट नंबर्स या डिफरेंट इंडेक्सेस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं इंटेंसिटी दिखाने के लिए, 0 1 2 3 4 की तरह जैसे हम लोग इंटेंसिटी को दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में नंबर हम लोग लिखते हैं दैट रिप्रेजेंट्स इंटेंसिटी। अब हम लोग ये देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है, ये जो हमारा विंड का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, विंड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या है विंड सिस्टम, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो विंड कहाँ से मूव करती है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया। तो विंड में दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है विंड की स्पीड और एक होता है विंड की डायरेक्शन। तो यहाँ पर अभी हम लोग स्पीड डिस्कस करते हैं, डायरेक्शन हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, विंड को जनरली हम लोग कुछ यूनिट से मेजर करते हैं। जो सबसे मोस्ट प्रॉमिसिंग यूनिट है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, वो होती है नॉट्स। ठीक, KNOT। ठीक, और क्या मतलब होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे ब्लैक कलर का। ठीक, और उस पर हम लोग विंड की स्पीड बताने के लिए कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर एक बड़ा सा लाइन खींच दिया। ठीक, एक मिनट। तो ऐसे हम लोगों ने एक यहाँ पर लाइन बनाई और उस पर हम लोगों ने एक ये बड़ी सी लाइन बना दी। ठीक, आगे एकदम हेड पे। तो इसका मतलब है, इस सिंबल का मतलब हो जाएगा 10 नॉट्स, 10 नॉट ये। अब इसके आगे हम लोगों ने बना दिया एक छोटा सा सिंबल, तो इसका मतलब हो जाएगा 5 नॉट्स। तो इसका टोटल का यूनिट हो जाएगा 15 नॉट्स। ठीक, अब अगर हम लोगों ने एक लाइन बनाई और उस पर 1 2 3 4 और 5 लाइन्स और बना दी, 5 बार्स और बना दिए, तो इसका मतलब हो जाएगा 50 नॉट्स। तो एक फुल बार 10 नॉट को रिप्रेजेंट करता है, एक हाफ बार 5 नॉट्स को रिप्रेजेंट करता है, और एक ट्रायंगल 50 नॉट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग ने इस पूरे 5 बार को एक बार से दिखा दिया, एक ट्रायंगल से दिखा दिया ऐसे, और इसको कलर कर दिया, तो ये हो गया 50 नॉट्स। ठीक, अब इसके आगे हम लोगों ने एक बड़ा सा बार बना दिया और एक छोटा सा बार बना दिया, तो ये 50 + 10 + 15, तो ये कितना हो गया, 65 नॉट्स। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सो कुल मिलाकर के जो बार्स हैं और ये जो ट्रायंगल्स हैं, ये एक सेट ऑफ स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके हिसाब से हम लोग पर्टिकुलर विंड स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो ये वाला है लेफ्ट राइट वाला जो टेबल है, इसमें ट्रायंगल्स बने हुए हैं, इसमें जो स्पीड लिखी हुई है वो माइल्स पर आवर में लिखी हुई है। ठीक, सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो ट्रायंगल बना हुआ है, बट यहाँ 55 to 60 क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज ये जो की है, ठीक है, ये जो हमारी की है, ये एक ट्रायंगल 50 नॉट्स रिप्रेजेंट कर रही है, बट ये जो यूनिट है ये माइल्स पर आवर की है, और एक नॉट में 1.15 माइल्स पर आवर होते हैं। ठीक, तो जब आप 50 नॉट्स को माइल्स पर आवर में चेंज करेंगे तो वो समवॉट 50 से 60 के बीच में ही आएगा। ठीक, इसका मतलब क्या है, 50 + 5 मतलब 55 नॉट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब आप 55 नॉट्स को माइल्स पर आवर में चेंज करेंगे तो वो 61 से 66 के बीच में ही आएगा। ठीक, आप ये कर सकते हैं, इस कैलकुलेशन को यूज़ करके आप इंटरनेट से कर लीजिए, कैलकुलेटर से। ठीक, ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 60 नॉट्स। 60 नॉट्स को जब आप माइल्स पर आवर में चेंज करेंगे तो वो 67 से 71 माइल्स पर आवर के बीच में आएगा। अब जैसे ये वाला है, इसमें क्या है, 50 + 50 + 5 यानी 105 नॉट्स। अब 105 नॉट्स को अगर आप माइल्स पर आवर में चेंज करेंगे तो 119 से 123 के बीच में ही आएगा। ठीक, सो कुल मिलाकर के हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि कौन सा लेवल का बार यूज़ किया जा रहा है। हाफ बार यानी 5 नॉट्स, फुल बार यानी 10 नॉट्स, एंड ट्रायंगल मतलब 50 नॉट। ठीक, अब जैसे ये है, ठीक, ये जो स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर में दी गई है। ठीक, अब जैसे ये है, ये मतलब जेंटल ब्रीज, मतलब स्पीड कितनी है यहाँ पर, 5 और 10 और 15 नॉट्स। ठीक, और 15 नॉट्स को आप किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो इसको आप ये वाला कन्वर्जन यूज़ कर लीजिए, और ये लगभग 12 से 19 के बीच में आएगा। ठीक है, सिमिलरली मॉडरेट गेल, इसमें कितना स्पीड दिखा रहा है, 10 20 30 35 नॉट्स।
इसको अगर आप चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर में तो ये लगभग से 50-61 के बीच में आएगा। ठीक, तो कुल मिलाकर के हम लोग ये यूज़ करते हैं। ओके, अब ये कुछ सिंबल्स हैं, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा या बार बार देखना पड़ेगा तो याद हो जाएगा। कहीं पर अगर सनशाइन है तो हम लोगों ने ये वाला सिंबल बना दिया, कहीं पर अगर स्नो गिर रही है तो ये सिंबल बना दिया, कहीं पे अगर ड्यू है तो ये सिंबल बना दिया। ठीक, कहीं पे अगर रेनबो है तो ये वाला सिंबल बना दिया, कहीं पर अगर ऑरियोरा है तो ये सिंबल बना दिया। ठीक, मिस्ट तो ये वाला बना दिया। ठीक है, ग्राउंड फॉग तो ये वाला बना दिया। सो कुल मिला करके ये सिंबल्स हम लोग दिखा देते हैं डायरेक्टली मैप पे। अब इतने बड़े बड़े वर्ड्स लिखना मैप पे तो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली सिंबल्स बना देते हैं उसकी जगह। ठीक, अब जैसे स्लाइड ट्रेन है तो एक डॉट बनाया, स्लाइड ट्रेन कॉन्टिन्यूस तो 2 डॉट बनाया। ठीक, मॉडरेट रेन कॉन्टिन्यूस तो 3 डॉट बना दिए। ठीक, हैवी रेन इंटरमीडिएट तो 3 वर्टिकल डॉट्स बना दिए। हैवी रेन कॉन्टिन्यूस तो 4 डॉट्स बना दिए ऐसे करके। ठीक, सिमिलरली हेल है तो ट्रायंगल बना दिया, ड्रिजल है तो अपॉस्ट्रफी बना दिया। ठीक, तो कुल मिलाकर के ये सब सिंबल्स हम लोग अपने मैप्स में यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट वेरियस जो वेदर एलिमेंट्स होते हैं या वेदर फिनोमिना होते हैं। ठीक, क्लाउड कवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्लाउड कवर जो है वो हम लोग सर्कुलर फैशन में दिखाते हैं। ठीक, उसमें हम लोग डिफरेंट लेवल ऑफ शेड्स यूज़ करते हैं। ठीक, अगर हम लोग ने ये पूरा एक सर्कल बना दिया तो इसका मतलब यहाँ पर नो क्लाउड्स है, कोई क्लाउड नहीं है, क्लियर स्काई। मान लीजिए अगर हम लोग ने एक यहाँ पर ऐसे लाइन बना दी है, इसका मतलब 1/8 स्काई जो है वो क्लाउड से कवर्ड है, मतलब बहुत कम क्लाउड है। अगर हम लोग ने एक सर्कल बनाया और एक क्वार्टर को फिल कर दिया तो इसका मतलब यहाँ पर 2/8 स्काई मतलब 1/4, मतलब 1/4 जो स्काई है वो बादलों से भरी हुई है, स्कैटर्ड क्लाउड है। अब अगर हम लोग ने ऐसे बनाया है, ठीक है, मतलब एक हम लोग ने सर्कल बनाया, ठीक, और उसमें हाफ कलर कर दिया तो इसका मतलब 4/8 स्काई कवर है क्लाउड से, मतलब 4/8 मतलब क्या होगा 1/2 आधी स्काई क्लाउड कवर्ड है। अगर हम लोग ने ये बनाया है कि पूरा कलर कर दिया और बीच में एक लाइन छोड़ दी, इसका मतलब 7/8 स्काई कवर्ड है। और अगर हम लोग ने पूरा कलर कर दिया, ठीक, तो इसका मतलब पूरी स्काई कवर्ड है, यानी इसको हम लोग ओवरकास्ट बोलते हैं। ठीक, अब अगर हम लोग ने एक सर्कल बनाकर उसके ऊपर क्रॉस लगा दिया तो इसका मतलब हम लोग स्काई को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू स्मॉग एंड फॉग। या तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोहरा है या वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं है, इसकी वजह से हम लोग क्लाउड का ऑब्जर्वेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग जब डेटा अवेलेबल नहीं होता है तो एक क्रॉस लगा देते हैं। गॉट इट। बट एडिशनली हम लोग क्या करते हैं, बैरोमेट्रिक ट्रेंड यूज़ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बैरोमेट्रिक ट्रेंड। ठीक, मीटरोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में बैरोग्राफ्स होते हैं। देखिए 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक बैरोमीटर और एक बैरोग्राफ। बैरोमीटर वो होता है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी एरिया का एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र कर लेगा, बट बैरोग्राफ वो होता है जो कंटिन्यूस इंक्रीज या डिक्रीज जो चेंजेस हो रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उसको रिकॉर्ड करता है। ठीक, सो हर 3 घंटे पे एवरी 3 आवर्स जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंजेस हो रहे होंगे उसको हम लोग बैरोमेट्रिक ट्रेंड बोलते हैं, और उसको रिकॉर्ड कौन करता है, बैरोग्राफ्स। ठीक, अब ये जो बैरोमेट्रिक ट्रेंड है ये पर्टिकुलर एरिया के बताते हैं कि कैसा वहाँ पर नेचर है, मतलब क्या फीचर है वहाँ पर वेदर का। ठीक, इंक्रीज हो रहा है कैसा है, मतलब ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग सेम प्लेसेस ऑफ बैरोमेट्रिक ट्रेंड आर नोन एज आइसोलो बार्स, इसको आप याद कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अपने मेन कंटेंट पे आते हैं। क्या मेथड है डिस्क्राइबिंग अ वेदर डेली मैप, कैसे हम लोग, क्या प्रोसीजर है, कैसे अगर आपको एक वेदर मैप दे दिया जाए और बोला जाए इसको इंटरप्रेट करिए, इसको एनालाइज करिए, तो आपको क्या करना होगा। ठीक, आपको कैसे कैसे उसका आंसर लिखना होगा, कैसे आपको फ्रेमिंग करनी है, वो आप देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या हेड्स हम लोग को काउंट करने हैं फॉर डिस्क्राइबिंग अ डेली वेदर मैप। ठीक, तो सबसे पहला है प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन, यानी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है कि वेदर मैप देखते हमें क्या पता चल रहा है या वेदर मैप में कहाँ का है, ठीक, किस टाइम का है। ठीक, ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। सेकंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम लोग 4 चीज़ें डिस्कस करते हैं, कौन कौन से एरियाज लो प्रेशर के हैं, कौन कौन से एरियाज हाई प्रेशर के हैं, आइसोबार का क्या ट्रेंड है और प्रेशर ग्रेडियंट किस तरफ है। ठीक, थर्ड, विंड्स। दूसरा, पहला चीज़, विंड का डायरेक्शन कहाँ से, किस तरफ से डायरेक्शन से विंड ब्लो कर रही है। सेकेंड, किस वेलोसिटी से ब्लो कर रही है, वेलोसिटी हम लोगों ने डिस्कस किया जब हम लोग बेरोफोर्ड स्केल पढ़ रहे थे, बार्स वो सब डिस्कस कर रहे थे। ठीक, फोर्थ, स्काई कंडीशंस, अमाउंट ऑफ क्लाउड कवर, कितना क्लाउड कवर है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि यहाँ पर कितना क्लाउड कवर है, उसको डिस्कस करेंगे। फिर नेचर ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स कैसे हैं। उसके बाद अदर एटमॉस्फेरिक इवेंट्स कि क्या क्या वहाँ पर है, फॉग है या वहाँ पर लाइटनिंग हो रही है, वहाँ पर हैलो है। ठीक, सो
ये सब चीज़ें अदर एटमॉस्फेरिक इवेंट्स में आएंगे जो कि हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था अभी, क्योंकि डिस्टेंस लाइटनिंग है, थंडर स्टॉर्म है, स्नो स्टॉर्म है, डस्ट डेविल है, ड्यू है, तो ये सब अदर एटमॉस्फेरिक इवेंट्स में आएंगे। उसके बाद प्रेसिपिटेशन शो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल कहाँ पर हो रही है, कैसे हो रही है। सेकेंड, कौन से एरियाज में हैवी प्रेसिपिटेशन हो रहा है। सिक्स इज सी कंडीशंस, सबसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने सी कंडीशंस देखे थे कि मॉड है, MOD मॉडरेट, काम, ठीक। एंड लास्ट इज डिपार्चर ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से कितना टेम्परेचर डेविएट हुआ है। कि मान लीजिए एक जगह पर नॉर्मली 24 डिग्री सेल्सियस होता है लेकिन आज 28 डिग्री है, तो कितना वेरिएशन हुआ है, 4 डिग्री सेल्सियस का, ठीक। तो ये देखते हैं कि कितना डिपार्चर हुआ है। अब हर एक पॉइंट को एक एक करके डिटेल में डिस्कशन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए विद मैप। सो सबसे पहले प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन, प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन या इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि किस डेट का मैप है, किस डे का मैप है और किस टाइम का मैप है, ठीक। ये सब चीज़ें जो मैप है उसके बगल मैप के स्टार्टिंग में ऊपर ही लिखी होती हैं। टाइम जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में भी लिखा होता है और GMT में भी लिखा होता है, ठीक। इंडिया के जो वेदर मैप्स हैं वो जनरली 2 टाइम पब्लिश होते हैं, एक सुबह 8:30 बजे और एक शाम को 5:30 बजे, ठीक। सो 8:30 बजे मतलब 3 बजे GMT पे और 5:30 बजे मतलब 12 बजे GMT के, ठीक। तो जैसे हम लोग एक मैप देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जी देखिए ऊपर यहाँ पर ये देखिए ये ऊपर की तरफ लिखा हुआ है वेदर मैप एट 8:30 आवर्स, मतलब सुबह 8:30 बजे का वेदर मैप है, ठीक। और GMT में कितने का है, 3 बजे का। GMT में उस टाइम लंदन में 3 बज रहे होंगे, ठीक। और किस दिन का मैप है, थर्सडे, डेट 18 जनवरी 1979, ठीक। और साथ में ये हिंदी कैलेंडर भी लिखा होता है 28 पॉस और 1900 सका, ठीक। मतलब ये हिंदी कैलेंडर के हिसाब से भी यहाँ पर डेट लिखी होती है। तो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन में आपको ये चीज़ें डिस्कस करनी होंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे इंपॉर्टेंट वेदर एलिमेंट होता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आइसोबार से हम लोग मेजर रिप्रेजेंट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। और इंडियन वेदर मैप में 2 मिलीबार का इंटरवल लिया जाता है फॉर रिप्रेजेंटिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। अब इसको हम लोग मैप के थ्रू पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ये 1020 MB है, ये 1022 है, ये 1020 है, फिर 1016 है, 18 है, फिर 16 है, फिर 14 है। तो मतलब हर मिली बार में जो क्या इंटरवल है वो है 2 MB का, मतलब 2 मिली बार का। तो इंडियन वेदर मैप में हर मतलब जो हमारा मिली आइसोबार होता है उसके बीच में जो इंटरवल होता है वो होता है 2 मिली बार का, ठीक है। दूसरी चीज़, जिस एरिया में जहाँ पर सबसे लोवेस्ट वैल्यू के मिली बार्स होते हैं वहाँ पर लो प्रेशर एरिया होता है। जैसे यहाँ पर 1014, 1020, ये सब क्या है, लो प्रेशर एरिया, ठीक। जहाँ पर लो वैल्यू है आइसोबार्स की। ये देखिए H 1022, यहाँ पर आइसोबार्स की कम वैल्यू कंपैरेटिवली हाई है, यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया, यहाँ पर H लिखा है। जहाँ पर H लिखा होगा या जहाँ जहाँ पर जो आइसोबार्स हैं उनकी वैल्यूज़ कम होगी, ठीक, वहाँ पर हम लोग L लिख देते हैं, L मतलब लो प्रेशर एरिया। और जहाँ जहाँ पर आइसोबार्स की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पर हम लोग H लिख देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कॉर्नर है, यहाँ पर क्या है, H लिखा हुआ है, यहाँ वैल्यू क्या है आइसोबार की, वह 1040, हमें हाई प्रेशर एरिया है तो यहाँ पर हमने H लिख दिया है, ठीक है। तो कुल मिला करके हम लोग H और लो लिखते हैं फॉर डिनोटिंग हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर एरियाज। इसके बाद दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं वो होता है प्रेशर ग्रेडियंट, या जो हमारे ट्रेंड हैं आइसोबार्स के। ट्रेंड्स क्या होते हैं, जैसे यही हमारा क्या लो है क्या हाई है। अब ये देखते हैं कि जो आइसोबार्स हैं वो कैसे प्लेस हैं। अब ये वेस्टर्न पोर्शन में जो एरिया है, यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले, जो वेस्टर्न पोर्शन का एरिया है वेस्टर्न इंडिया का, यहाँ पर जो आइसोबार्स हैं ये काफ़ी पास प्लेस्ड है, दे आर प्लेस्ड क्लोजली, वेयर एज यहाँ पर जो आइसोबार्स हैं ये काफ़ी दूर प्लेस्ड है, ठीक। तो जहाँ पर आइसोबार्स पास प्लेस होते हैं तो वहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट स्टीप होता है या हाई होता है, और जहाँ पर आइसोबार दूर प्लेस होते हैं वहाँ प्रेशर ग्रेडियंट जेंटल होता है या प्रेशर ग्रेडियंट लो होता है, ठीक। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, ठीक। तो जहाँ पर पास आइसोबार्स होंगे वहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक। और जहाँ पर दूर आइसोबार्स होंगे वहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट लो होगा, ठीक। और प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ही विंड मूवमेंट होता है।
विंड कहाँ से मूव होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो जहाँ पर स्टीप ग्रेडियंट होगा, जहाँ पर हाई प्रेशर होगा, वहाँ पर विंड्स का डायरेक्शन भी तेज़ होगा, ठीक है। और जहाँ पर लो प्रेशर होगा, मतलब जेंटल ग्रेडियंट होगा, वहाँ पर विंड का डायरेक्शन कंपैरेटिवली वीक होगा, मतलब ये धीरे चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ध्यान रखनी है। पहला कि इंटरवल क्या है, दूसरा कि कहाँ पर हाई प्रेशर है, कहाँ पर लो प्रेशर है, तीसरा कि कहाँ कहाँ पर स्टीप ग्रेडियंट होगा प्रेशर का, कहाँ कहाँ पर जेंटल ग्रेडियंट होगा, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं, कुछ छूट तो नहीं गया, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है हाई एच और लो एल से दिखाते हैं, ठीक। उसके बाद प्रेशर ग्रेडियंट से मतलब होता है कि डिस्टेंस बिटवीन द आइसोबार्स, यानी कि जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर का डिफरेंस होता है, ठीक। इसका मतलब जो जहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा होगा वहाँ पर आइसोबार्स क्लोज होते हैं, जहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट फार आइसोबार्स दूर दूर होते हैं वहाँ प्रेशर ग्रेडियंट लेस होता है, ठीक। अमाउंट ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट जो विंड है, विंड डायरेक्शन या विंड मूवमेंट पे फ़र्क पड़ता है, मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट है विंड्स। विंड को कैसे इंटरप्रेट करना है, मैंने आपको विंड वेलोसिटी निकालना तो बता दिया। अब जैसे यहीं पर देख ले, तो एक ट्रायंगल 50 नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फुल बार 10 और हाफ बार 5, तो कितना हो गया 75 नॉट्स, ठीक। अब ये वाला देख ले, तो यहाँ पर क्या है, एक 10 और प्लस 5 तो 15 नॉट्स, ठीक। अब ये तो विंड उसकी बात हो गई हमारे वेलोसिटी की। अब डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हम लोग वहाँ से देखते हैं जहाँ से हमारा पहला बार स्टार्ट होता है, ठीक। ये हमारा पहला बार है, ये सिमिलरली ये हमारा पहला बार है। तो जिस डायरेक्शन में हमारा पहला बार होता है उस डायरेक्शन में हमारा वहाँ से विंड ओरिजिनेट कर रही होती है, ठीक। अब अगर हम लोग ने ये डायरेक्शंस बना लिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो ये पहला बार किस डायरेक्शन से ओरिजिनेट हो रहा है, वेस्ट डायरेक्शन से। तो इसका मतलब ये विंड जो है ये वेस्ट से ओरिजिनेट हो रही है और किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, 75 नॉट्स, ठीक। सिमिलरली ये सेकेंड वाला है हमारा, ये वाला, इसका हम लोग कहाँ देख रहे हैं, एक मिनट, ये जो है हमारा, इसमें विंड का पहला बार कहाँ पर है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, इस तरफ है, इस तरफ, ठीक। तो विंड कहाँ से मूव कर रही है, साउथ ईस्ट से, कितनी स्पीड से, 15 नॉट से। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अब अगर हम लोग ने मान लिया ये हमारा बार, ठीक, फुल कर दिया, ये इसकी स्पीड कितनी होगी, 50 प्लस 10 50 60 70 80 और ये 85 नॉट्स। तो विंड स्पीड कितनी होगी, 85 नॉट्स। डायरेक्शन क्या होगा इसका हमारा, ये पहला बार है हमारा, ट्रायंगल जो है हमारा पहला बार है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। ये हमारा, अगर इसको ऐसे बना दें यहाँ पर, तो ये ऐसे ओरिजिनेट हो रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सो विंड इज मूविंग फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 85 नॉट्स, ठीक। तो ऐसे लिखना होगा आपको, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये आपको अगर पूछा जाए कि पर्टिकुलर एरिया में क्या विंड वेलोसिटी है, आपको विंड मैप दे दिया जाए, ऐसे यहाँ पर एक विंड मैप है यहाँ पर, ठीक। इसका विंड वेलोसिटी क्या होगी, 5 नॉट्स फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। इसकी क्या होगी, 10 नॉट्स फ्रॉम साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे हम लोगों को दिखेंगे जिसमें हम लोग बता सकते हैं कि कितनी विंड स्पीड है, पर्टिकुलर एरिया में आपको दे दिया जाएगा कि इस जगह क्या है, बताना पड़ेगा। सो इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्काई कंडीशंस। स्काई कंडीशंस में हमने देखा कि कितना क्लाउड कवर है, ठीक है, फुल क्लाउड कवर है या हाफ क्लाउड कवर है, 1/4 क्लाउड कवर है, 3/4 क्लाउड कवर है, ठीक। वो तो हम लोग बताएंगे यूजिंग वो हमारे सिंबल, जैसे इस मैप में हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, जो हमारे क्लाउड कवर है वो हम लोग विंड डायरेक्शन के साथ ही दिखाते हैं। जैसे ये हमारा क्लाउड कवर का सर्किल है और ये हमारा विंड मैप का सर्किल है, तो ये है अगर ऐसे, ठीक। तो क्लाउड कवर अगर हम लोग ने इसको पूरा कलर कर दिया ऐसे, तो ये हमारा क्या दिखाएगा, क्लाउड, द स्काई इज़ ओवरकास्ट, मतलब पूरी स्काई क्लाउड से भरी हुई है और द विंड स्पीड है दैट इज़ 20 नॉट्स, ठीक है। अब अगर हम लोग ने मान लिया ऐसे दिखा दिया और ये दिखा दिया, ठीक, तो इसका मतलब विंड कैसी है, विंड की स्पीड क्या है, 50 नॉट्स, एंड विंड इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन एंड द स्काई इज क्लियर, नो क्लाउड्स, हॉलो सर्कल मतलब नो क्लाउड्स, ठीक। तो सिमिलरली हम लोग को सारे में ऐसे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं यूजिंग, तो मतलब कुल मिला के ये। और हाँ, ये जो हमारे गोले होते हैं क्लाउड कवर के, ये
पर्टिकुलर ऑब्जर्वेटरी के ऊपर बनाए जाते हैं। ठीक, मान लीजिए कोई ऑब्जर्वेटरी में दिल्ली ऑब्जर्वेटरी है, तो दिल्ली ऑब्जर्वेटरी के ऊपर ये सर्किल बनाया जाता है। जो ये सर्किल्स बनाए जाते हैं ये पर्टिकुलरली किसी ऑब्जर्वेटरी के ऊपर जहाँ पर उस एरिया का डेटा है। जैसे दिल्ली में हम लोग ने कलेक्ट किया कि दिल्ली में स्काई जो है वो ओवरकास्ट है। ठीक, तो वहाँ पर हम लोग दिल्ली सिटी के ऊपर ये सर्किल बनाएंगे। ठीक है, सो कुल मिलाकर के ये हम लोग देखते हैं स्काई कंडीशन में कैसे स्काई है, कैसे है, क्या नेचर ऑफ क्लाउड्स है। ठीक, और अदर एटमॉस्फेरिक फिनोमेना भी देखते हैं इसमें कि जैसे लाइटनिंग है, थंडरस्टॉर्म है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग सिंबल्स यूज़ करते हैं जो हमने पहले डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट इज टाइप्स एंड अमाउंट्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक, प्रेसिपिटेशन दिखाने के लिए हम लोग सिंबल्स को यूज़ करते हैं। अब तो जैसे कि प्रेसिपिटेशन दिखाना है तो हम लोग एक पिक्टोरियल सिंबल यूज़ कर लेते हैं, जैसे क्लाउड्स बना दिए, बारिश करवा दी। अब तो सब कुछ एनिमेशन से होता है या जो जीआईएस के सॉफ्टवेयर होते हैं उनसे होता है। तो मतलब अब तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है वेदर मैप को इंटरप्रेट करना, डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कहाँ पर रेनफॉल होनी है, कहाँ पे नहीं होनी है। बट जो ट्रेडिशनल मेथड है वहाँ पर हम लोग बिकॉज डेली बेसिस पे हम लोग डेटा लिखते हैं, डेली बेसिस पे कितनी रेनफॉल हुई है वो हम लोग जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है सर्किल का उस पर लिख देते हैं। ठीक है, जो हम लोग सर्किल बनाते हैं कौन सा, क्लाउड कवर का या विंड का, उसके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हम लोग लिख देते हैं कितने सेंटीमीटर रेनफॉल हुई उस दिन में। ठीक, अब जैसे 2 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हम लोग क्या लिख देते हैं, 2। ठीक, अब अगर रेनफॉल 0.25 सेंटीमीटर 0.74 सेंटीमीटर हुई है तो एंड सिंबल हम लोग बना देते हैं। अगर 0.75 से 1.49 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई है उस दिन तो 1 लिख देते हैं। ठीक, और अगर 0.25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल हुई है तो उसको हम लोग वेदर मैप पे नहीं दिखाते। ठीक, अब जैसे हम लोग इस मैप में देखते हैं, एक बार इसमें आपको समझ में आएगा। जैसे ये वाला एरिया है, यहाँ पर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में देखिए 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर यहाँ पर कितनी सेंटीमीटर रेनफॉल हुई होगी, यहाँ पर 0.75 से 1.49 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल हुई होगी। यहाँ पर लिखा है ना 0.75 से 1.49 के बीच में रेनफॉल है, तो हम लोग 1 दिखा देते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक, सिमिलरली और अगर देखें तो और तो ऐसे शायद मुझे दिख नहीं रहे यहाँ पर कोई जो ये सिंबल्स हों, बट ये आपने देख लिया कि ऐसे यहाँ पर साउथ ईस्ट डायरेक्शन ले। अब तो क्या प्री डिटरमाइंड सिंबल्स हैं, ऐसे रेनफॉल ज़्यादा हो रही है तो 3 डॉट्स बना दिए, 2 डॉट्स बना दिए, उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया था पहले। ये देखिए कि स्लाइट रेन है तो 1 डॉट बनाया, स्लाइट रेन कंटिन्यूअस है तो 2 डॉट बनाया, हैवी रेन इंटरमीडिएट तो 3 डॉट, ऐसे तो प्री डिटरमाइंड सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं फॉर मेकिंग दिस थिंग्स ऑन वेदर मैप्स। इसके बाद सी कंडीशन, सबसे स्टार्टिंग में हम लोग ने सी कंडीशंस को डिस्कस किया था। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए बे ऑफ बंगाल में एमओडी लिखा हुआ है, तो एमओडी का मतलब क्या होता है, मॉडरेट सी कंडीशन। यहाँ पर भी देखिए एमओडी लिखा हुआ है, ठीक, अरेबियन सी में, तो इसका मतलब क्या है, मॉडरेट सी कंडीशंस। ठीक, अब जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था, ये देखिए यहाँ पर जो अगर सीएम लिखा हुआ था इसका मतलब काम है, एमओडी लिखा हुआ था मॉडरेट है, जैसे हम लोगों ने मैप में देखा, एचआई लिखा है तो इसका मतलब हाई है। ठीक, तो कुल मिला के ये सब चीज़ें हम लोग अपने मैप में यूज़ करते हैं ऑन टू डिटरमाइन द सी कंडीशंस। इसके बाद लास्ट हमारा जो टॉपिक बचा है वो है हमारा डिपार्चर ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम नॉर्मल। टेम्परेचर डिपार्चर का मतलब ये होता है कि कितना डेविएट हुआ है टेम्परेचर फ्रॉम इट्स नॉर्मल। हर दिन का एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, एक मिनिमम टेम्परेचर होता है, तो 2 चीज़ें दिखाई जाती हैं, डेविएशन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर फ्रॉम नॉर्मल मैक्सिमम एंड डेविएशन ऑफ मिनिमम टेम्परेचर फ्रॉम मिनिमम नॉर्मल। ठीक, मतलब कि मान लीजिए एक दिन का नॉर्मल टेम्परेचर जो मैक्सिमम होना चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस, बट एक आज के दिन जो टेम्परेचर है उस दिन का वो आया है 32 डिग्री सेल्सियस, तो कितना डेविएट हुआ है, 2 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली अगर एक दिन का मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए 12 डिग्री सेल्सियस, बट उस दिन हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस, तो कितना डेविएट हुआ है, 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो नॉर्मल टेम्परेचर जो होना चाहिए उससे कितना डेविएशन हुआ है, कितना डिपार्चर हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिपार्चर ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, गॉट इट। इसके लिए 2 स्मॉल ऑक्सिलरी मैप्स हम लोग अपने वेदर मैप के नीचे बनाते हैं। मेन जो मैप होता है उसके नीचे 2 मैप्स अलग से बनते हैं जिसमें हम लोग ये डिपार्चर दिखाते हैं। ठीक, 24 आवर्स का। ठीक है, सो पहला मैप दिखाता है डेविएशन ऑफ ऑब्जर्व मैक्सिमम टेम्परेचर फ्रॉम नॉर्मल और नॉर्मल ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक, और जो दूसरा है वो मिनिमम टेम्परेचर फ्रॉम नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस पीरियड।
एक नॉर्मल मैक्सिमम से कितना डिपार्चर हुआ है, एक नॉर्मल मिनिमम से कितना डिपार्ट हुआ है। ठीक है, लोग देखते हैं पहले क्या होता है बेसिकली कि जो जो 3 नोटवर्दी सिंबल्स यूज़ करते हैं। ठीक, अगर सॉलिड लाइन इस्तेमाल की गई है इसका मतलब, और आगे प्लस साइन लिखा गया है, इसका मतलब जो पॉजिटिव डेविएशंस है, मतलब 20 डिग्री होना चाहिए था लेकिन है 24 डिग्री, तो +4। और ये सॉलिड लाइन, या 10 डिग्री होना चाहिए लेकिन है 12, तो +2 और सॉलिड लाइन। बट अगर सेगमेंटेड लाइन है तो इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन है, मतलब कि होना चाहिए 10 बट है 8, होना चाहिए 24 बट है 20, तो -4 -2। तो कुल मिलाकर के जब नेगेटिव डेविएशन है तो मतलब वहाँ पर सेगमेंटेड लाइन यूज़ कर रहे हैं। बट अगर कोई डेविएशन नहीं है, 24 होना चाहिए 24 ही है, 20 होना चाहिए 20 है, तो वहाँ पर हम लोग दोनों लाइन्स यूज़ करते हैं, सेगमेंटेड एज वेल एज डॉटेड। अब इसको मैप के थ्रू समझते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो ये, तो पहला जो मैप है वो डिपार्चर ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर फ्रॉम नॉर्मल। अब जो हमारा ये सॉलिड लाइन है +2, मतलब यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर से +2 डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ पर है -4 और सेगमेंटेड लाइन है, तो इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर नेगेटिव होगा, मतलब जो डेविएशन होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक, अब यहाँ पर है +2, यहाँ पर है फिर +2। ठीक, यहाँ है -6, इसका मतलब अगर नॉर्मल होना चाहिए 26 बट है कितना 20, मैक्सिमम टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पर। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस देखिए, 0 डिग्री की जो लाइन है, मैं क्लियर कर देता हूँ, 0 डिग्री की जो लाइन है यहाँ पर दोनों ही लाइंस दिख रही हैं, सेगमेंटेड भी और सॉलिड भी। इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर का कोई भी डेविएशन नहीं देखा गया है। ठीक, सिमिलरली हम लोग मिनिमम की बात करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कोई भी डेविएशन नहीं हुआ है, उसकी लाइन है सेगमेंटेड और नीचे सॉलिड। यहाँ पर +4, मतलब होना चाहिए अगर मिनिमम 8 बट है कितना 12, -2 होना चाहिए मिनिमम 8 बट है कितना 6। ठीक, तो कुल मिलाकर के ये होता है मिनिमम टेम्परेचर फ्रॉम नॉर्मल और मैक्सिमम टेम्परेचर फ्रॉम नॉर्मल। मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, बिकॉज मैंने बहुत ही क्लियरली और एग्जाम्पल्स दे के बताया है, और मेरे ख्याल से शायद ही किसी बुक में इतना कॉन्साइज दिया हो अच्छे से। मतलब दिया होता है बुक से, मैंने भी बुक से ही पढ़ा है, ऐसा नहीं है। बट जो JP शर्मा की बुक है प्रायोगिक भूगोल, जो MA लेवल की आती है, उसमें काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, और ये मैप्स भी मैंने वहीं से लिए हैं। और हालांकि वो हिंदी में है, बट आपको अगर आपको पढ़ना है तो थोड़ा सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा, तो आपको उस बुक से आप पढ़ सकते हैं। हालांकि वो मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पढ़ने के लिए सबसे अच्छी बुक है। ठीक है, बट मेरे ख्याल से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। और हम लोग अगली वीडियो में मैप्स को डिस्कस करेंगे। हम लोग 2 या 3 मैप्स लेंगे और उनका डिटेल इंटरप्रिटेशन करेंगे। मतलब हालांकि करना हम लोग को यही है, जो हम लोग ने यहाँ पर जो मेथड ऑफ डिस्क्राइब है, हम लोग यही 7 हेडिंग्स लेंगे। ठीक है, वी विल टेक दीज 7 हेडिंग्स, और हर हेडिंग में कैसे लिखना है। ठीक है, यहाँ पर तो हम लोगों ने बताया कैसे डिस्क्राइब करना है, क्या क्या चीज़ें। यहाँ पर तो वो हो गया, लॉ हो गया, थियोरिटिकल पार्ट हो गया। अब इसका अप्लाइड पार्ट हम लोग देखेंगे अगली वीडियोस में, कि कैसे हम लोग को लिखना है, हाउ टू राइट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदर मैप। तो कुल मिलाकर के अगर आपको इसका पूरा PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है। इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर ज्वाइन करिए, जहाँ पर बहुत अच्छा कंटेंट है आपके लिए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।